हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। आज जो है केमिस्ट्री के मॉडल सेट का सेट नंबर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे और बिना रटे हुए जो है ना हम लोग याद भी करेंगे। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि ये कौन सा मॉडल सेट का जो है आप करवा रहे हैं, तो हम खुद बनाए थे केमिस्ट्री का जो है ना 5 गो मॉडल सेट और आपको 11 रुपया में दिए थे मॉडल सेट। उसका जो है हर एक 5 सेट का ऑब्जेक्टिव हम लाइव क्लास में करवाए थे और सब्जेक्टिव जो है ना 1 और 2 सेट का हम करवा दिए हैं। आज का जो क्लास है ये सेट नंबर 3 का है और सब्जेक्टिव आप अगर रट रहे हैं तो आपको याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए और इससे पहले वाले भी वीडियो को देख लीजिए। आपको वीडियो देखने के अंत तक सभी क्वेश्चन के आंसर याद हो जाते हैं, है कि नहीं। चलिए तो आज की सभा को जो है हमने के शुरू करते हैं। तो आज का सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। देखिए नेटवर्क ठोस को हमने के सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। तो नेटवर्क ठोस वैसे ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच जो है ना सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं उसी को हमने के क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं या सहसंयोजक ठोस कहते हैं। नहीं समझे, आइए फिर से समझाते हैं। वैसे ठोस जिनके अवयवी कणों के बीच का तो सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं उसी ठोस को हमनी के कहते हैं नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। बात समझ गए। जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी का हैं, सहसंयोजक ठोस हैं, सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है। बात समझ गए, वेरी गुड। तो एक उदाहरण भी पूछा था तो आप हीरा लिख दीजिए, ग्रेफाइट लिख दीजिए, 2 गो लिख दीजिए उदाहरण, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल प्रभाज की व्याख्या करें। तो मूल प्रभाज, मूल अंश, ये दोनों जो है नाम एक ही है। ठीक है, आपसे पूछे कि मूल प्रभाज क्या है या मूल अंश क्या है, तो आंसर एक सेम होता है। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटा में कुल विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हमने के क्या कहते हैं, तो मूल प्रभाज कहते हैं। देखिए मूल प्रभाज में जो है ना ज़्यादातर लोग जो है गलती करके आते हैं। अगर आप विलेय के मूल प्रभाज निकाल रहे हैं, किसका, विलेय के मूल प्रभाज, तो जानते हैं ऊपर जो है आपको क्या लिखेला है, तो ऊपर जो है विलेय के मोलों की संख्या आपको लिखना होगा। काची के विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे जो है क्या लिखना होगा, तो विलेय और विलायक, विलेय और विलायक के मिलाने से क्या बनता है, विलयन। तो विलेय और विलायक लिखिए, चाहे एक बार विलयन लिख दीजिए। तब विलयन की मोलों की संख्या, बात समझ गए, विलयन की मोलों की संख्या, ये होता है मूल प्रभाज विलेय के। अगर इसके जगह हम विलायक लिखते हैं तो यहाँ पर भी विलायक लिखे पड़ता है। बात समझ गए। तो मूल प्रभाज किसे कहते हैं, तब विलेय चाहे विलायक के मोलों की संख्या बटा में विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हमने के क्या कहते हैं, तो मूल प्रभाज कहते हैं। अगर आप इसको काट दे रहे हैं खाली यहाँ पे लिख रहे हैं मूल प्रभाज, तो जब विलेय लिखे हैं तो या करके आप विलायक भी लिख दीजिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बात समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात हमने के कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि चीनी के घोल का प्रासरणी दाब, प्रासरणी दाब पाई के मान दिले है। ठीक है, प्रासरणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस पे, सेल्सियस मतलब टेम्परेचर दिले है। प्रासरणी दाब इतना निकला है तो इसका समाहरण, समाहरण मतलब सांद्रण जो है ज्ञात करेला है। तो क्वेश्चन में दिया गया क्या है, तो चीनी के घोल का प्रासरणी दाब जो है 27 डिग्री सेल्सियस पे, टी का मान दे दिले है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 273 प्लस 27 कितना आएगा भाई, तो आप जो है 300 केल्विन निकालिएगा, यानी कि टी के मान कितना आया, 300 केल्विन। ठीक है, उसके बाद ई कितना, प्रासरणी दाब इतना आया है, मतलब कि पाई चाहे इसको पी भी कहते हैं, तो पाई या चाहे पी बराबर कितना है 2.46 एटीएम। उसके बाद इसका जो है समाहरण जो है क्या होगा आपको निकालेला है। फॉर्मूला हम आपको बताए थे, चलिए नहीं बताए थे तो आइए आप सीख लीजिए। P बराबर होता है CRT,
कहीं कहीं आप फॉर्मूला पढ़े होंगे पाई बराबर NRT, ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं ना सर। तो n का होता है तो मूलों की संख्याएं होती है जिसको हमनी के c भी कहते हैं, मालूम है। तो p मतलब पाई होता है देख लीजिए, CN RT। तो ई वाला फॉर्मूला रखिए चाहे ई वाला फॉर्मूला रखिए, बात जो है बराबर होता है। हम ई वाला रख लेते हैं, काची p बराबर CRT। चलिए p का मान जो है देले था और c के मान निकाले ला कहा था। देख लीजिए क्वेश्चन में जो है जब आप आएंगे तो क्या कहेगा, समाहरण मतलब कि सांद्रण ज्ञात करेला है। तो हमने के c निकालेंगे तो c जब n आएगा तो n गुना में है, n आएगा तो भागा में, तो ई ओने चल जाएगा, यानी क्या होगा p बटा में RT आएगा, निकल गया। चलिए c के मान हमने के निकाले ला है। p के मान कितना था भाई, तो देखिए p के मान कितना था p या चाहे पाई, ठीक है। तो 2.46 ATM। तो हम क्या लिखेंगे जा 2.46, नीचे r के मान तो आप जानबे करते हैं कितना होता है 0.0821 होता है ना। तो क्या लिखेंगे 0.0821 और t के मान कितना निकाले थे 300 केल्विन आप निकाले थे। चलिए इसको जो है सॉल्यूशन करके हमको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए सांद्रण कितना आएगा, आई थिंक 0 पॉइंट कुछ आएगा, आप जो है ना कमेंट बॉक्स में हमको सॉल्यूशन करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हमनी के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा लिखें। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। बात समझें, नहीं समझें तो फिर से जो है आंसर तनी सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, तब विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर कि निम्न प्रतिक्रियाओं का विद्युतीय सेल बनाइए। है जो है वो रिएक्शन दे दिया है, आपको कहा है कि विद्युतीय सेल बनाइए। देखिए लड़का वाला होता है ये सब बातें, लेकिन हम आपको सिखा दे रहे हैं, आपको जो है जीवन में दिक्कत नहीं होगा। देखिए एगो एफ है तो आपको जो है यहाँ पे जगह है इसीलिए बना रहे हैं। तो एगो एफ ई पहले एन वाला लिखिएगा, लिख दिए, एक में एगो खारा पाई दे दीजिएगा, खारा पाई। अब ऐसा ढूंढिएगा कि एफ जो है आउ केने है, तो देखिए एफ ई, तो यहाँ पर जो है एफ ई आके गो प्लस है 2 प्लस है तो 2 प्लस दे दिए। अब जो है ना एक में 2 गो पाई दीजिएगा, काहे 2 गो पाई, तो अब ई हिले नहीं है। अब देखिए Cu2 प्लस और Cu, तो पहले आप क्या लिखे थे, तो पहले Fe लिखे थे तो उसके बाद Fe2 प्लस, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, तो देखिए Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस लिखेंगे। अब कहेंगे सर Cu2 प्लस काहे लिखें, Cu काहे नहीं, तो पहले एन वाला के लिखते हैं अभिकारक के, फिर जो है प्रतिफल के लिखते हैं, ठीक है। Cu2 प्लस, उसके बाद एगो खारा पाई और Cu, देखें कैसे लिखे हैं Fe, उसके बाद एगो लंबा पाई दीजिएगा और फिर Fe2 प्लस, ठीक है। फिर जो है Cu2 प्लस देख लीजिए और फिर Cu, एगो हम बना दिए हैं, एगो जो है आप बना दीजिए। अब कहेंगे सर एकरा में तो संख्या देले है 2 2, तो 2 2 तो सब में है, संतुलित करेला देले है, तो 2 को हटा देवेला है, अब बाकी आपको बनावेला है, तो अपना ही बना दीजिएगा, बिल्कुल बना दीजिएगा। पहले Fe3 प्लस लिखेंगे, उसके बाद Fe2 प्लस लिखेंगे, फिर Cl लिखेंगे, फिर Cl लिखेंगे, इस तरह आपको आता होगा ना। चलिए बउआ के तरह एगो हम बनाए हैं, एगो आप बनाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है सक्रिय ऊर्जा क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। बउआ वाला क्वेश्चन, सक्रिय ऊर्जा क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है उसी ऊर्जा के मान को हमनी के कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। मान के चलिए कि घरे से आपको जो है मार्केट में जाना है, कम से कम जितना पैसा आपको दिया जाएगा वो पैसा ही कहलाएगा का तो सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। तो वह होता है कि किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है उसी ऊर्जा के मान को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। बात समझ गए। उसी में कहा है कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में आप संबंध बता दीजिए।
वेग स्थिरांक को K से सूचित करते हैं, सक्रिय ऊर्जा को E से सूचित करते हैं। तो ये दोनों में संबंध का है। आपको एगो फॉर्मूला हम कभी पढ़ाए होंगे केमिस्ट्री, अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो K बराबर AE, मालूम है K बराबर AE माइनस EA बटा में RT, ई फॉर्मूला। तो ये होता है संबंध वेग स्थिरांक और केकरा में, तो सक्रिय ऊर्जा में। आपसे पहले सक्रिय ऊर्जा का परिभाषा लिख दीजिएगा, संबंध लिखेला कहेगा तो वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में निम्नलिखित संबंध है, ये लिख के ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। बातें हो गई खत्म। वेरी गुड मेरे शिकारियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान जो है इतना दिले है, ठीक है, माने K के मान इतना दे दिले है। इस अभिक्रिया के 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा? K के मान दे दिले है और T के मान पूछा है, तो आपको जो है मालूम होना चाहिए। आइए सर, अब इस सबको जो है हमने के तनी कैंसिल करते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। K के मान कितना दिले है? 60 सेकेंड इनवर्स दिले है। T के मान आपसे पूछा है, ठीक है, कहा है कि 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि A बराबर कोई जो है अभिक्रिया 100% पूरा होती है, तो 75% यानी A माइनस एक्स जो है का निकल के आएगा। तो 100 में से जो है आप कितना घटाएंगे? 75। 100 में से जो है x हम का मान लिए, x 75 को मान लिए हैं, तो 75 को घटा दीजिए तो a माइनस एक्स के मान जो है कितना निकल के आएगा बालक? तो आएगा 25। आया 25? चलिए वेरी गुड, 25%। आप जो है वेग स्थिरांक के फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, k बराबर 2.303 बटा में का होता है? t होता है। लॉग के जो है a बटा में a माइनस एक्स होता है। ये फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे नहीं? कोनो पढ़ ले होगा आर बटा में आर नॉट, ऐसे पढ़ ले होगा ना, और वो में कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे। देखिए था हमने के K के मान दिले है, T के निकाले है, तो T इन्हें पलट दीजिए, T तो 2.303 बटा में K और लॉग A बटा में का होगा? A माइनस एक्स होगा। मालूम है ये सब बात? चलिए वेरी गुड बालक। T के मान निकाले है 2.303 K के मान कितना दिले है? 60 दिले है। लॉग देखिए A के मान कितना था? A के मान 100 माने हैं ना आप। चलिए वेरी गुड, 100 A माइनस एक्स निकल के कितना आया है? 25 आया है ना। चलिए 25 काटेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो T बराबर 2.303 बटा में 60 लॉग 4, यहाँ पे क्या आया? लॉग 4 आया। लॉग 4 के मान होता है गुने 0.602, लॉग 4 के मान होता है। गुना भागा कर देंगे, T के मान निकल जाएगा। इतना गुना भागा करे आता है ना? बताइए कमेंट बॉक्स में, कर आंसर हमरा बता दीजिए। बहुआ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। हाँ, 7 को क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं बड़ी जल्दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है अब हम नीचे चलते हैं। क्वेश्चन आता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर बताइए। अंतर लिखे लाएगा, एगो लंबा सा स्केल लीजिए और लंबा सा पाइप पार दीजिए, है कि नहीं? एक तरफ भौतिक अधिशोषण लिखेंगे, एक तरफ रासायनिक अधिशोषण, लेकिन ऊपर भी एगो लाइन लिखिएगा कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में निम्नलिखित अंतर होता है। लिख दिए। अब भौतिक अधिशोषण में आप क्या लिखेंगे? तो भौतिक अधिशोषण जो होता है उसमें जो है ना सक्रिय ऊर्जा की मान कम होती है, ठीक है। और जो है रासायनिक अधिशोषण में आप लिखेंगे कि सक्रिय ऊर्जा की मान जो है अधिक होनी चाहिए। भौतिक अधिशोषण में दूसरा आप लिखेंगे कि भौतिक अधिशोषण कम ताप पर ही हो जाता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में लिखेगा कि रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। एक वाव अंतर लिख दीजिएगा, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक अधिशोषण जो है अनुत्क्रमणीय होता है। 3 गो अंतर 2 नंबर ला काफी है कि नहीं? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण के एक एक उदाहरण लिखें। चलिए बहुआ वाला क्वेश्चन है जो हम आपको जो है ना लगभग कितना चौथा चैप्टर में पढ़ाए ही होंगे।
समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। देखिए समांगी उत्प्रेरण का है, पहले समझिए आप। समांगी उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों एक के अवस्था में होता है उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और विषमांगी उत्प्रेरण जैसे कि अभिकारक अलग होखे और प्रतिफल अलग अवस्था में होखे उसे हमनी के क्या कहते हैं, तो विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, अब आप तो समझे होंगे नहीं, चलिए अब आपको तनी उदाहरण से लेके समझाते हैं। समांगी उत्प्रेरण मान के चलिए अभिकारक जो दो आप मिला रहे हैं वो दोनों गैस में है और जो उत्पाद बन रहा है वो भी गैस में है, तो वो कहलाएगा समांगी उत्प्रेरण। काहे कि अभिकारक और उत्पाद दोनों एक ही अवस्था में आया, गैस मिला के आप गैस ही बनाए हैं, तो वो है समांगी उत्प्रेरण। ठीक है सर। विषमांगी उत्प्रेरण आप दो गैस के मिला रहे हैं और जो बन रहा है वो द्रव बन जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिलाएं और बन गया द्रव। तो जी भाई गैस को मिलाए हैं और द्रव यानी दोनों एक ही अवस्था में नहीं है, तो वो का है, विषमांगी उत्प्रेरण है। बात समझ गए। एक और उदाहरण जो है आप लिख दीजिएगा, बड़ी आसान है, कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए इसका उदाहरण, इसीलिए हम आप नहीं लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में निक्षालन की क्या भूमिका होती है। चलिए बहुआ वाला क्वेश्चन है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जब हमनी के करते हैं तो अशुद्धियां जो है ना वो उड़ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। निक्षालन से क्या होता है, निक्षालन से जो शुद्ध एल्युमिनियम होता है वो जो है उसको अलग कर देता है। तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निक्षालन जो है बहुत उपयोगी कार्य होता है, एक विधि होता है जो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में शुद्ध एल्युमिनियम को अपनी ओर जो है ना आकर्षित कर लेता है। नहीं समझे, चलिए फिर से समझाते हैं सर। देखिए एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निक्षालन की क्या उपयोगिता होती है, तो आप समझिए एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है तो एल्युमिनियम में जो अशुद्धियां होती है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, अब फिर जब इसका सांद्रण किया जाता है तो सांद्रण करने के लिए निक्षालन विधि का उपयोग करते हैं। निक्षालन विधि में क्या होता है, तो शुद्ध एल्युमिनियम जो है अलग हो जाता है और बाकी सब जो है जितना भी और अशुद्धि बचल रहता है वो वाष्प बन के ऊपर चल जाता, इसीलिए निक्षालन जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भर्जन एवं निस्तापन में क्या अंतर है। हम आई थिंक सब नर्सरी में क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए थे कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। भर्जन भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, निस्तापन भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। पहले का अंतर। अब भर्जन से क्या होता है, तो भर्जन जो है ना आपको भौतिक एगो रिएक्शन है, लेकिन निस्तापन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सब जो है ना आपको याद होना चाहिए। अब भर्जन और निस्तापन नहीं याद होके तो केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं पढ़े हैं। तो हम आपको दो अंतर बताए नु, एक अंतर तनी अपने से जोड़ के अभी तनी बता दीजिएगा। तो क्या बताए हैं अभी अंतर, तो भर्जन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, निस्तापन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। भर्जन जो है रासायनिक भौतिक अधिशोषण है, चाहे भौतिक अभिक्रिया है, निस्तापन जो है भौतिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये तनी एक वाव आप अपने से इंक्लूड कीजिएगा, मजा आएगा सर। ऐसे जब हमनी के पढ़ते हैं ना तो ये सब कभी भुलाते नहीं हैं। अब ये सब क्वेश्चन आप कभी भुलाइएगा जो आप हमसे पढ़ रहे हैं, ये सब केमिस्ट्री में भुलाइएगा। 2 दिन बाद एग्जाम में जब जाइएगा तो हमारे एक एक बात आपको याद आएगा, समझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, काहे है। अमोनिया के नाम आप सुने हैं, अमोनिया एगो अच्छा लिगेंड है, काहे है। तो भाई अमोनिया के जो है क्या होता है, तो अमोनिया पे 5 गो जो है ना होता है 5 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ये कौनों से जुड़ेला छटपटाइल रहता है। तो अमोनिया एगो अच्छा लिगेंड है, उसके पीछे रीजन है कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है किसी के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण अमोनिया एगो अच्छा लिगेंड है। बात समझ गए। अरे गजब, वेरी गुड। आइए H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है, काहे है भाई। तो H2O उदासीन है काहे कि H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पावल जाता है, जिसके कारण ये उदासीन होता है। जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पावल जाता है, H2S जो है अपने को प्रोटॉन के त्याग कर देता है, इसीलिए जो है ये अम्लीय है। ये सब बात दिमाग में आपको रखेला है। बात समझ गए। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन है कि सल्फर SF6 बनाता है लेकिन HCl6 नहीं बनाता है, काहे भाई। तो सल्फर SF6 बनाता है लेकिन HCl6 ये वाला नहीं बनाता है, क्यों, आइए जानते हैं। तो
तो सल्फर का होता है, तो सल्फर के चारों तरफ जो है F छोटा गो होता है, छोटा होने के कारण जो है F के चारों तरफ जो है, चारों तरफ है ये फ्लोरीन जो है ना जुड़ जाता है, इसीलिए जो है सल्फर SF6 बनाता है। लेकिन जो है HCl6 नहीं बनाता है, काहे कि Cl बड़का बड़का होता है, Cl का आकार बड़ा बड़ा होता है, इसीलिए HCl6 नहीं बनाता है। आपको ये सब रीजन जब आप लिखेंगे ना तो मास्टर भी कहेगा कि लड़का डीपली पढ़ के आया है। बात समझ गए? केमिस्ट्री के ये सब चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब आप समझिएगा कि सल्फर SF6 बनाता है लेकिन HCl6 क्यों नहीं बनाता है। तो सल्फर SF6 बनाता है क्योंकि F का आकार जो है ना छोटा होता है, छोटा होने के कारण सल्फर के चारों तरफ जो है F जो है घिर जाता है और वो SF6 बना लेता है। लेकिन जो है HCl6 नहीं बनाता है क्योंकि Cl का आकार बड़ा होता है भाई, बड़ा होने के कारण जो है वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है जगह पे, जिसके कारण नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य काहे होती है? कभी आप सुने हैं कि अक्रिय गैस पे जो है प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है? अक्रिय गैस कौन कौन है? ट्रिक आप हमसे पढ़े होंगे ना सर, हेने आवो करेजा, हेने आवो करेजा मतलब कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है ना आप हमसे पढ़े होंगे। हे ने आव करेजा, ठीक है, तो हेने आव करेजा ये हमारा ट्रिक था केमिस्ट्री, जब हमसे आप पढ़े होंगे तो ये ट्रिक देखे होंगे। तो इस सब पे कभी सुने हैं कि इस पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज होता है? काहे नहीं होता है? इसकी संयोजकता शून्य होती है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस की संयोजकता शून्य काहे होता है, रीजन बताइए। तो अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है क्योंकि उसका आखिरी ऑर्बिटल यानी कि आखिरी कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है, जिसके कारण उसकी संयोजकता शून्य होती है कि नहीं? चलिए वेरी गुड सर। आइए क्वेश्चन नंबर 16, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, कोई व्याख्या कर सकता है? चलिए आप कहेंगे सर आप ही कर दीजिए, हम काहे करें। आइए करते हैं सर। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण इसलिए करता है क्योंकि संक्रमण तत्व यानी डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के जो है कक्षक खाली होते हैं, खाली होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है जो ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब लौटता है तो एगो प्रकाश को जो है अपने अंदर से उत्सर्जित करता है, तो वह जो है आपको रंगीन दिखाई देता है। तो आप कहते हैं कि संक्रमण तत्व जो है रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। लिखेंगे कैसे? आपको फिर से एक बार समझा देते हैं, मजा आपको आ जाएगा। लिखिएगा कैसे? संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों के डी कक्षक जो है क्या होते हैं? अपूर्ण भरे होते हैं। अपूर्ण भरे होने के कारण वो जो है ऊष्मा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब आते हैं तो एक प्रकार के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जिससे आपको दिखाई देता है कि ये वो रंगीन यौगिक है। तो आप कहते हैं कि संक्रमण तत्व जो है एगो रंगीन यौगिक का निर्माण कर रहा है। चलिए समझ गए ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन बउआ वाला, CuNH342+ में Cu के जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालेला है। ये अगर हम का कहें ऑक्सीकरण संख्या आपको नहीं निकाले आता है तो आप केमिस्ट्री में 2-4 नंबर तो ऐसे ही छोड़ के आ जाएंगे। तो आप YouTube पे सर्च कीजिए, सबसे वायरल वीडियो हमारा आप सर्च कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ट्रिक यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालने का ट्रिक बाय सनी सर, और आप उस वीडियो को देखेंगे आप जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना। यहाँ पर भी हम आपको सिखा दे रहे हैं कि जैसे काम आ जाना चाहिए जीवन में, है कि नहीं। तो देखिए Cu के निकालेला है तो Cu के हमने के x मान लेते हैं, x प्लस NH3 के कितना होता है? 0 होता है। के गो है NH3? तो 4 गो है। E ऊपर प्लस है यानी कि बराबर में 2, तो हई है पूरा 0 हो गया, यानी x बराबर कितना आया? तो x बराबर +2 मान आया। हो गया ना। +2 का है लिखें तो देखिए +2 चार्ज है, हो गया ऑक्सीडेशन नंबर Cu का +2 निकल गया। ये सब बहुआ वाला खेल हमनी के हो गया है, काहे कि वो सब ट्रिक जो है ना आप पढ़ के आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि क्या होता है जब, भाई क्या होता है जब अगर कार्बनिक रसायन से क्वेश्चन नहीं पूछल जाए तो समझिएगा कि केमिस्ट्री का आप एग्जाम देके नहीं आए हैं। एसिटल्डिहाइड को अगर विरंजक चूर्ण के साथ ही गर्म कर देवल जाए तो क्या होगा? तो ये तो आप याद कर लिए होंगे कि सर एसिटल्डिहाइड को अगर विरंजक चूर्ण के साथ ही गर्म करेंगे तो एगो क्लोरोफॉर्म बनता है, एगो क्या बनता है? तो आपको तो एगो याद होगा। चलिए लेकिन रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन करेंगे तो अच्छा से आप सीखेंगे, है कि नहीं। तो एसिटल्डिहाइड के जो है सूत्र आप जानते होंगे।
चलिए सर रिएक्शन ले लेते हैं तनी मनी, अरे इन्हें तो तनी कुछ बनावल है, रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए एसिटल्डिहाइड को जो है अगर आप विरंजक चूर्ण के साथ गर्म कर देते हैं, एसिटल्डिहाइड का सूत्र तो यही होता है ना, तो इसको जो है विरंजक चूर्ण CaOCl2 के साथ गर्म कर देते हैं तो एक तो क्लोरोफॉर्म बनाता है ना, CH3 और Cl2, ये मालूम है आपको, क्लोरोफॉर्म बनाता है। आप कहेंगे सर क्लोरोफॉर्म के सूत्र आप गलत लिख रहे हैं, या कह रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म बनाता है। अब जो है क्लोरोफॉर्म बन गया है। तो एसिटल्डिहाइड जो है किससे, तो विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके जो है एगो क्लोरोफॉर्म बनाता है, एगो का बनाता है। अगर आप बता रहे हैं तो ठीक है, नहीं बता रहे हैं तो हम ही बता दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। ये सब जो है ना आपको मालूम होना चाहिए। एक और क्वेश्चन इसी में पूछा है जो बउआ के तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है कि इथाइल ब्रोमाइड को जो है केसियन के साथ अगर गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का आप नाम सुने हैं? चलिए आप कहेंगे सर नहीं सुने हैं तो सुना दीजिए आप ही। इथाइल ब्रोमाइड यानी कि 2 कार्बन होना चाहिए, एगो Br होना चाहिए। जब इथाइल ब्रोमाइड को आप केसियन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई, तो KBr जो है बाहर निकलेगा। क्या बनाता है, एथाइल साइनाइड बनाता है, CH3 CH2 और Cl, एथाइल साइनाइड बना दिया और उसके बाद जो है KBr बना दिया। ये सब आपको मालूम है ना। चलिए वेरी गुड, एथाइल साइनाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता है। कब, तो एथाइल ब्रोमाइड को जब आप केसियन के साथ गर्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सब जो है बउआ वाला क्वेश्चन है जो हमनी के जो है लड़का में पढ़ेला था। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित परिवर्तन को आप कैसे करेंगे। आपको एनिलीन से जो है फिनॉल बनावेला है। एनिलीन से फिनॉल आप कैसे बनाएंगे, देखिए एनिलीन के सूत्र जानते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 लिखल है तो इसको एनिलीन पढ़ते हैं। एनिलीन को जो है अगर आप सोडियम नाइट्रेट के साथ आप अभिक्रिया करा देंगे आकाची तो HCl की उपस्थिति में, तो आपको जो है बेंजीन रिंग पे N2+Cl मिलेगा। देखिए का एनिलीन को Na2 के साथ अगर HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन रिंग के ऊपर N2+ और Cl- होता है। अब फिर इसको अभिक्रिया अगर आप H2O के साथ करवाते हैं तब आपको जो है फिनॉल जो है मिलके आपको तैयार हो जाता है। ये जो है रिएक्शन आपको याद करेला है। इस बार के एग्जाम के लिए जो है इसको हम बहुत ज़्यादा VVI रखे हुए हैं, तो आपको याद रखेला है कि एनिलीन से फिनॉल कैसे बनता है। ठीक है सर। दूसरा का कहता है कि फिनॉल से एसीटोन आप बना के हमको दिखाइए। तब फिनॉल से एसीटोन कैसे बनता है, देखिए फिनॉल के सूत्र है बेंजीन रिंग के ऊपर OH। इसको जैसे ही Zn के साथ आप अभिक्रिया कराइएगा तो Zn जो है O के लेके भागता है तो ZnO बनाता है। अब फिर बच गया का, तब बेंजीन रिंग के ऊपर H, यानी कि इस पूरे को हमने के बेंजीन पढ़ते हैं, मालूम है। जब इसी बेंजीन को जो है आप CH3COCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक में से H और एजा में से Cl, HCl जो है बाहर निकल जाता है। तब बच जाएगा का, इसकी रिंग के ऊपर जो है का बचेगा CH3 और CO। तब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3CO, तो इसी को तो हमने के क्या कहते हैं भाई, इसी को तो एसीटोन कहते हैं, मालूम है आपको। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए कि एनिलीन से फिनॉल कैसे बनता है और फिनॉल से एसीटोन कैसे बनता है, ये आपको आना चाहिए। एक और क्वेश्चन कहले था, इथेनॉल का जो है आपको N ब्यूटेन में बदलेला है। इथेनॉल मतलब कि CH3 और CH2 प्लस एथी, इथेनॉल कहा है यानी OH। OH को जो है आपको काम में बदलेला है, तो आपको जो है N ब्यूटेन में बदलेला है। तो आप किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ये वाला जो है ना रिएक्शन आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर जो है समझिए क्या होगा। तो ये देखिए एथेनॉल हम लिखे हैं, एथेनॉल को जो है SOCl2 के साथ अगर आप अभिक्रिया करवाते हैं तो इथेनॉल क्लोराइड बनता है। इथेनॉल क्लोराइड को जो है जब आप एथेन सोडियम अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब आपको जो है N ब्यूटेन जो है आपको मिल जाएगा। N ब्यूटेन कहे का मतलब CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड जो है CH, ठीक है। तो ये जो है N ब्यूटेन है, बात समझ गए। चलिए वेरी गुड। तो ये भी जो है ना रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। ये रिएक्शन का था तो आपको याद होना चाहिए क्या कहा था। तो इथेनॉल से N ब्यूटेन जो है कैसे बनता है,
तो इथेन से एन ब्यूटेन जो है बनाने की क्रिया आपको जो है याद रहनी चाहिए। तो देखिए इथेनॉल से जो है SOCl2 की अभिक्रिया करवाइए तो इथेनॉल क्लोराइड बनेगा, इसको एगो अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए, एन ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमने के क्वेश्चन था फार्मेलिन के दो मुख्य उपयोग बताइए। फार्मेलिन का होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% भाग अगर बचल है तो समझिए उसको हमने के फॉर्मेलिन कहते हैं। अब फॉर्मेलिन का उपयोग जो है जब कोई जीव मर जाता है तो उसके परिरक्षण करने में यानी उसको बचाए रखने में काम करता है, मतलब कि महके नहीं देता है, सड़ने नहीं देता है। तो फॉर्मेलिन का उपयोग जो है पहला का है तो मृत जीवों के परिरक्षण में, और दूसरा जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, है कि नहीं। तो फॉर्मेलिन का ये दूगो उपयोग है। अब बताइए एक में से कौन क्वेश्चन था जो आपको भारी लग रहा था। हमरा देखिए से 19 से वो क्वेश्चन आपको भारी लगेगा, लेकिन ये 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काहे कि हम VVI में रखे हैं इसको। ठीक है, अब बाकी जो है ना सब बउआ की तरह था, आप सब जो है इसके आंसर याद भी कर लिए होंगे। और जैसे जैसे हम आंसर बोलते हैं ना उसको अपने बिना देखे हुए आप कॉपी में नोट किया कीजिए। जो सुनिए याद हो गया तो उसको कॉपी में नोट किया कीजिए, आपको जो है ना कभी आप नहीं भूल पाएंगे। और ऐसे ही केमिस्ट्री के जो है 2 और सेट बचल है, कल या परसों जो है ना वो भी खत्म हो जाएगा, चौथा और पांचवा। अब केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है और आप जो है ना अगर ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ के आप 70 में 70 नहीं लाएं तो फिर आप हमारे नाम को डुबा देंगे। बात समझ गए। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो जो है देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।